Hello everyone, this is Jyotsna Tiwari and welcome to Bankpur by Exampur YouTube channel where we will discuss all important questions for your upcoming exam. So बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत देखो, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे, आप सभी को सेशन को हल्के में थोड़ा सा भी नहीं लेना है। रीज़न उसका क्या है? क्योंकि क्या होता है, हमारे पास ना कम टाइम बचता है जब आपका मेंस आता है। आपको भी पता है कि बैंक आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं देता है, बहुत ही कम समय देता है मेंस के लिए। तो बिल्कुल कम समय में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करना है, राइट। तो बिल्कुल भाई, कम समय में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करना है और इसी वजह से आपका ये सेशन अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो भाई एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। और बिल्कुल कि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे सेशन में अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो भाई फटाफट से एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो। ओके, फटाफट से दबा के शेयर कर दीजिए। अभिषेक, जागृति, ज्योति, जितने भी लोग बच्चे लाइव हो, फटाफट से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। बिकॉज जैसा कि मैं आपसे कहती हूं हमेशा से, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनेगा, राइट। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। चलो, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आज के इस सेशन में। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की हमारी ये सीरीज चल रही थी, जिस सीरीज में हमने बहुत कुछ देखा। सबसे पहले हमने आरबीआई देखा, मतलब आरबीआई ग्रेड बी के बारे में देखा, आरबीआई के बारे में देखा, उसकी सारी डिटेल देखी, कब फॉर्मेशन हुआ, क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्यों बना आरबीआई, क्या जरूरत पड़ी, क्या उसके कार्य हैं, देश के लिए वो कितना प्रॉफिटेबल है या कैसे काम करता है देश के बिहाफ में। तो सारी चीजें हमने डिटेल में देखी, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो आरबीआई का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम मौद्रिक नीति को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने बड़े ही शानदार बहुत सारे सेशंस की तरफ जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए जरूरी हैं। जैसा कि मैं आपसे पहली क्लास से लेकर हमेशा यही वर्ड कहते आ रही हूं कि बच्चे, एक चीज याद रखना कि आपका जो बैंकिंग करंट अफेयर्स आता है, आपके बैंक में जो करंट अफेयर्स आता है वो कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग से ही संबंधित होता है, राइट। जैसा कि मैं आप सभी को कहती हूं कि आपके बैंक में जो करंट अफेयर आता है वो कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग टर्म्स पर ही संबंधित होता है। इसका मतलब अगर आपने बैंकिंग टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके बैंकिंग टर्म्स क्लियर हैं तो आपका ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही डिटेल में हो जाएगा, है ना। बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं आप सारी चीज़ों को। और अगर आपका इंटरव्यू है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में कभी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मान लीजिए आपका आरआरबी पीओ क्वालिफाई होता है, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई होता है, तो भाई इंटरव्यू के टर्म भी तो आप फेस करोगे डेफिनेटली। तो वहां पर कोर बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं और कोर बैंकिंग के क्वेश्चन आने के लिए मान लो कभी कोई क्वेश्चन हमसे ना भी बने, लेकिन अगर हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है तो हम तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर उस क्वेश्चन का आंसर दे ही देंगे, राइट। लेकिन वो कब होगा? जब आपने बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी ये सिचुएशन होगी, अदरवाइज तो नहीं। ओके, तो चलो बच्चे, आज का ये सेशन हम बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग है आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो वेलकम टू, बिल्कुल फटाफट से यार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और जैसा कि मैं आपसे कहती हूं कि भाई जब तक 20 वॉचिंग नहीं पहुंचेगी मैं सेशन की तरफ नहीं बढ़ूंगी, करेक्ट। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, चलो यार एक बार ना दबा के शेयर कर दो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एग्जामपुर हम हैं कलम से क्रांति में, जहां पर बच्चे आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है बैंकपुर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल। बिल्कुल बच्चे, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी बैंक की प्रिपरेशन करके बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए बैंकपुर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हर एक कोर्स की फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है सभी को?
चलो बढ़ते हैं आगे। एक बात और आपको बता दूं कि बाकी की क्लास जो चीजें पेड में देती हैं या पेड में आपको जिस प्रकार के वीडियो या जिस प्रकार की पीडीएफ्स प्रोवाइड करती हैं, सेम वही सारी चीजें हम आपको कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो सेम वही सारी चीजें हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो बताइए ये कितनी बेहतरीन बात है। आपको बच्चे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है और इतना शानदार आप डिस्कशन कर सकते हैं ना, मतलब थोड़ी सी प्रिपरेशन में ही बहुत कुछ हो सकता है, राइट। चलो तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ नया है आज के इस सेशन में। तो बच्चे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, जीए एंड बीए जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की बात हो रही है। क्लियर है सभी को? तो बिल्कुल हाँ, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की आपकी एक क्लास होती है जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपके साथ डिस्कस करती हूं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। तो ये आपकी क्लास किस चीज की है बच्चे, तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2020 की ये क्लास है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2020 की ये क्लास है जिसका टाइम होता है 9 PM। इसका टाइम क्या होता है, तो बच्चे इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम होता है 9 PM और क्लास इसमें 3 लिखा है, लेकिन अभी ये 5 और 6 क्लास आपकी चल रही है। क्लियर है सभी को? जहां पर हम कोर बैंकिंग के क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में बिल्कुल बेसिक से, बेसिक का मतलब 0 लेवल, ओके, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं जीए एंड बीए मतलब जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस बाय ज्योत्सना मैम, यानी कि मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के वो सारे ही क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्लियर है सभी को? चलो तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी जिसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे। आप सभी जानते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है और मॉनेटरी पॉलिसी का हम ऑलरेडी डिस्कशन आप सभी से कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? तो बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या कुछ नहीं देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, मनी को क्यों कंट्रोल किया जाता, अगर मनी कंट्रोल ना हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, ये सारी चीजें हमने इस सेशन में देखी। अगर आपको याद हो तो ये सारी चीजें हमने इस सेशन में देखी है। क्लियर है? चलो क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की। बात किसकी हो रही है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो बच्चे कल मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी, कल तो नहीं क्योंकि कल आपकी मैराथन क्लास थी तो कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। तो बच्चे उसके पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल या मौद्रिक नीति के जो टूल हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट टूल। पहला कौन सा टूल होगा बच्चे? तो पहला आपका होता है डायरेक्ट टूल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टूल। क्लियर है? पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। हमने देखा था डायरेक्ट टूल में पहला होता है कैश रिजर्व रेशो। क्या होता? कैश रिजर्व रेशो हिंदी में हम क्या कहेंगे? नकद आरक्षित अनुपात। हिंदी में हम क्या कहेंगे? नकद आरक्षित अनुपात। क्लियर है? फिर दूसरा हमने क्या देखा था? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चे? तो इसको कहेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वैधानिक तरलता और अनुपात। क्लियर है सभी को? तो ये चीज है। उसके बाद था आपका बच्चे, ये अलग है, चीजें हैं दोनों, ये है और ये है। इसके बाद था रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। क्या था? रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आपका क्या था? ये तो था डायरेक्ट टूल। ये हमने क्या देखा? ये देखा हमने डायरेक्ट टूल। अब आते हैं इनडायरेक्ट टूल पे। इनडायरेक्ट टूल में हमने क्या कुछ देखा था कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एक बैंक रेट होता है, फिर आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, फिर आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है बच्चे, फिर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, फिर है आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को ये सारी चीजें? तो ये सारे टूल होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हिंदी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टूल। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब आप
चलो अब ये बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एनडीटीएल भी बता दिया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने एनडीटीएल नहीं पढ़ा मतलब कि सारे टूल्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको एनडीटीएल पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चे एनडीटीएल का भी डिस्कशन हम आपसे बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। अब जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे सीआरआर से, मतलब कैश रिजर्व रेशो। ओके, शुरुआत किससे होगी? शुरुआत होगी बच्चे सीआरआर से, मतलब कैश रिजर्व रेशो से। तो फटाफट से आंसर दीजिए कि सीआरआर का मतलब क्या होता है। क्लियर है? फटाफट से आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर? नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? फटाफट से बताइए। चलो, तो बिल्कुल मैं सबके कमेंट्स का वेट कर रही हूं बच्चे। फटाफट से कमेंट करिए कि सीआरआर एग्जैक्टली होता क्या है। क्लियर है सभी को? सीआरआर होता क्या है? फटाफट से आंसर करिए। चलिए, चलिए। ओके, सो बच्चे आए। बिल्कुल बिल्कुल मैं सबके आंसर देख पा रही हूँ, बिल्कुल सही। चलिए, सभी के मैं प्रॉपर आंसर देख पा रही हूँ। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होगा क्या। क्लियर है सभी को? चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होगा। चलिए, अब देखो सीआरआर क्या होता है। देखो एक चीज याद रखना, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे हम आपके साथ सारी चीजें। याद रखना, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस की जाएगी। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, सबके आंसर देख लिए, सब अपनी जगह सही हैं। अब देखो हम बताते हैं। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई, मैं आपको बताती हूँ कि सीआरआर एग्जैक्टली होता क्या है। क्लियर है? चलो, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से उठा रही हूं। तो जितने भी लोग हैं बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको मिस कर दिया तो मतलब बहुत कुछ मिस कर दिया। क्लियर है सभी को? ध्यान से सुनो। देखिए, मान लीजिए, बिल्कुल, सो आर यू रेडी? आप सभी क्या कहानी सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? फटाफट से बताइए, आर यू रेडी? क्या आप सभी कहानी सुनने को तैयार हैं या नहीं? तो बिल्कुल मैं इंतजार कर सकती हूँ कि बच्चे आप सभी कहानी सुनने को रेडी होंगे। और बिल्कुल यहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चे यस 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 में कमेंट हो रहा है, रेडी दिख रहे हैं। चल, तो देखिएगा, कहानी सुनिएगा। देखिए, कभी ना कभी ऐसा होता था, हम सब बचपन में कभी छोटे थे, बिल्कुल थे, मैं भी कभी छोटी थी, आप भी कभी छोटे थे। ठीक है? तो बचपन में होता क्या था, जब हम छोटे थे उस समय पर हमारे घर में रिलेटिव आते थे। या राइट, सभी को पता होगा हमारे घर में कौन आता था? रिलेटिव आते थे, है ना? और जो रिलेटिव आते थे हमारे घर में, वो हमें कुछ विदाई के रूप में कुछ पैसा देकर जाते थे। ये भी शायद आपको कहीं ना कहीं ये चीजें याद होंगी, है ना? वो विदाई के रूप में बच्चे हमें क्या देकर जाते थे? कुछ पैसा देकर जाते थे विदाई के रूप में, है ना? और हम एकदम खुशी से झूम उठते थे कि भाई पैसा मिल गया, अब आइसक्रीम खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है? तो इस सिचुएशन में होता क्या था कि हम उस पैसे का मिसयूज ना करें, क्योंकि हम आइसक्रीम खाएंगे, हमारे दांत खराब होंगे, जो भी होगा हमारे साथ बुरा होगा। तो हम उस पैसे का मिसयूज ना करें, इसके लिए जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो हमसे पैसा क्या करते थे? ले लेते थे वापस। हमसे पैसा क्या करते थे? वापस ले लेते थे। और क्या बोलते थे? ये पैसा हमें दो, चूंकि तुम इसका मिसयूज ना करो, इस वजह से ये पैसा हमें दे दो। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम तुम्हें वो पैसा रिटर्न कर देंगे। बिल्कुल, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम वो पैसा रिटर्न कर देंगे। ऐसा क्यों कौन करता था? हमारे पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उनको हमारा भला और बुरा पता है, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। करेक्ट? यहां तक कहानी क्लियर हुई सभी को? आई होप हो गई होगी, सबके साथ ये कहीं ना कहीं बचपन में हुआ है। ठीक है? अन्याय बोलो या जो भी बोल लो कि भाई मतलब आते थे घर, रिश्तेदार पैसे देकर जाते और घर वाले ले लेते थे, हालांकि वो हमारे अच्छे के लिए करते थे, बट कहीं ना कहीं उस समय पर हमें बहुत बुरा लगता था, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से, जैसे सुनिएगा, अब देखिए मैं आपके साथ बच्चे जो डिस्कस करने जा रही हूं इसको ध्यान से सुनना। क्लियर है सभी को? जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं इसको ध्यान से सुनना। चलो, ये आपका आरबीआई है और ये आपका बैंक है। क्लियर है सभी को? ये है आरबीआई और ये है आपका बैंक। अब होता क्या है ये देखो। देखिए क्या होता है,
बैंक, आरबीआई को भी पता है, देखो बैंक वो बच्चा है जो हम थे, बैंक कौन है, वो बच्चा है जो हम थे, और आरबीआई वो पेरेंट्स है जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे। आरबीआई वो पेरेंट्स है और हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे। और बैंक के जो कस्टमर्स हैं, बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो रिलेटिव हैं जो हमारे रिश्तेदार हमें पैसे देकर जाते थे। ठीक है, ये कौन है, तो ये है कस्टमर्स बच्चे। हाँ, तो बैंक के कस्टमर्स वो रिलेटिव हैं जो हमारे रिश्तेदार हमें पैसा देकर जाया करते थे। करेक्ट। अब क्या हुआ, हम कस्टमर हैं, मतलब मैं और आप बैंक के कस्टमर हैं, तो हम कहीं ना कहीं बैंकों में जाकर रोज कुछ ना कुछ पैसा जमा कर कर आते हैं। करेक्ट, हम कहीं ना कहीं बैंकों में जाकर कुछ ना कुछ पैसा जमा करके आते हैं, है ना। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, मतलब हम उसके क्या हो गए, रिश्तेदार उसको पैसा देते हैं जाकर, लेकिन उस पैसे का वो मिसयूज ना करे। क्या करे, लेकिन वो इस पैसे का मिसयूज ना करे। इसी के लिए ही क्या होता है, आरबीआई बोलता है बैंकों से कि तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हें जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, तुम्हें जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हो उसका जो भी फाइनल अमाउंट बचता है, याद है आपको एनडीटीएल में बताया था, किसी भी बैंक के पूरे दिन का एक फाइनल अमाउंट है ना, तो उसका जो फाइनल अमाउंट बचता है उस डिपॉजिट का, वो तुम मुझे उसका कुछ प्रतिशत सीआरआर के रूप में दिया करो। उसका कुछ प्रतिशत तुम मुझे सीआरआर के रूप में दिया करो। बैंक किसको दिया करे, बैंक को, कि बैंक किसको दिया करे, आरबीआई को। किस रूप में, सीआरआर के रूप में, वो भी कैश फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो भाई वो भी कैश फॉर्म में। क्लियर है सभी को। तो समझ में आया कि जो बैंक है, जब बैंक का टोटल अमाउंट जो होता है, आरबीआई कहता है आप अपने टोटल अमाउंट में से, पूरे दिन का जो भी टोटल अमाउंट होता है, उस टोटल अमाउंट से थोड़ा पैसा हमें किसके रूप में दीजिए, तो थोड़ा सा पैसा आप उसका हमें किसके रूप में देंगे, बताइए। तो वो पैसा आप हमें वो पैसा किसके रूप में दीजिए, कैश के रूप में दीजिए कुछ पैसा, नहीं तो आप उसका क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। क्या करेंगे, आप उसका मिसयूज करेंगे। कहीं ना कहीं ये लाइन कौन बोलता है बच्चे, तो ये लाइन बोलता है आरबीआई, क्योंकि बैंक भी बच्चा है। अब आप सोचेंगे हम कैसे मिसयूज करते थे चॉकलेट्स वगैरह खा के, तो बैंक कैसे मिसयूज करता है, बिल्कुल करता है भाई। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को लोन देगा, ये लोग हमारे देश से 11,000 करोड़ और पता नहीं कितने करोड़ की संपत्ति लेकर चले गए, तो ये क्या है, ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी जो बच्चे हरकत करते थे उनको नहीं पता होता था उनका सही गलत क्या है, ये कहीं ना कहीं उससे संबंधित बात हो गई। ठीक है ना, सभी को क्लियर है, सभी को। इसी वजह से आरबीआई कहता है बैंक से कि भाई आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रतिशत, आपका टोटल अमाउंट जो है उसका कुछ प्रतिशत हमारे पास कैश के रूप में रखना है। किसके रूप में, तो कैश के रूप में रखना है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बात करूं तो आगे देखिए, और उसी को क्या कहा गया है, सीआरआर। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है बच्चे इसका, एक सेकेंड, कैश रिजर्व रेशियो। क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब एक ऐसा रेशो, एक ऐसा अनुपात जो कि रिजर्व करके रखा जाए कैश के रूप में। एक ऐसा अनुपात जो कि रिजर्व करके रखा जाए किसके रूप में, कैश के रूप में। क्या कहलाएगा वो, कैश रिजर्व रेशियो। अब बताओ यहां तक सभी को क्लियर है या कोई डाउट, यहां तक सभी को क्लियर है या कोई डाउट। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है पता चला। ठीक है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, पहली चीज तो फुल फॉर्म, बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा बच्चे जो आपको याद करना है वो क्या होगा, तो वो है इसका, दूसरा जो आपको याद करना है वो है इसका रेट, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज याद करनी है कि ये जो होता है ये केवल और केवल कैश फॉर्म में दिया जाता है। आपको तीसरी चीज क्या याद करनी है कि ये केवल और केवल कैश के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर है ना सभी को, तो बिल्कुल भाई सभी को क्लियर होगा। आई होप किसी को कोई डाउट ना हो। क्लियर है, तो बिल्कुल भाई आई होप किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये तो हुआ कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, इसका ऑपरेशन कैसे चलता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो बच्चे अगर आपको इस डायग्राम का, वैसे डायग्राम तो बहुत गंदा बना हुआ है,
बट फिर भी आप अपने तरीके से उसको समझ लेना जब खुद अपना कॉपी में बनाना। तो आपको अगर इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे तो आप ले सकते हैं और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चे ले सकते हैं और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलो, तो आई होप अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जरूरत से ज्यादा समय दे दिया आपको स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए अब देखते हैं कैश रिजर्व रेशो होता क्या है ना। पहला तो ये देख लो कि कैश रिजर्व रेशो इस समय कितना है, 3%। कितना है? 3% है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। वैसे तो भाई ये 3% ही है, वैसे तो ये 3% ही है, लेकिन एक बार मैं श्योर कर लूं और, क्योंकि अभी बाय मंथली रिपोर्ट्स वगैरह का देख लिया जाए तो। ओके, चलो देखिएगा। ओके चलिए, ये पुरानी रिपोर्ट्स है। नई रिपोर्ट जो है बच्चे उसमें 3% है। चलो, ये पुरानी रिपोर्ट्स इसमें शो कर रहा है। तो चलिए, कैश रिजर्व रेशो कितना है? 3% है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द कैश दैट बैंक्स मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वो कैश है जिसको बैंक मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। कैश रिजर्व रेशो वो कैश है जो कि एक बैंक मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। किसके रूप में मेंटेन करता है? तो कुछ परसेंट एनडीटीएल का। एनडीटीएल का कितना? 3%। तो कुछ परसेंट एनडीटीएल का, कुछ परसेंट के रूप में इसको कैश के रूप में आरबीआई के पास मेंटेन करता है। आगे, अंडर दिस, इसके अंतर्गत इंक्रीज इन सीआरआर मेक इट मैंडेटरी फॉर बैंक्स टू कीप अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि सीआरआर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि सीआरआर बढ़ता है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सीआरआर बढ़ता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि बैंकों को अपने जो भी उनका अमाउंट है उसका एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा। बैंकों को अपने अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा किसके पास रखना होगा? आरबीआई के पास रखना होगा। क्लियर है? इसका मतलब यही है अगर रेट बढ़ गए तो। आगे देखिए, Therefore, इसलिए इट रिड्यूस द बैंक्स डिपॉजिट अवेलेबल फॉर क्रेडिट एंड दे बोरो लेस which affects their profitability and at the same time reduce the money supply in the economy। अब इसका क्या मतलब है भाई? ये क्या कहना चाह रहा है? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि देयरफॉर, इसीलिए इट रिड्यूस द बैंक्स डिपॉजिट, इसी वजह से ये क्या करते हैं? बैंक के डिपॉजिट को कम कर देते हैं। बिल्कुल करेंगे। जब ज्यादा पैसा किसके पास होगा? आरबीआई के पास होगा तो बैंकों के पास स्वाभाविक है कम पैसा होगा। जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास है तो स्वाभाविक है बैंकों के पास कम पैसा है। और कम पैसा है तो इससे क्या होगा? कम पैसा है तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं आरबीआई के पास जो बोरो लेस करेंगे लोग, आरबीआई से उधार कम लेंगे, उसके बाद विच इफेक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी, और बिल्कुल जो कहीं ना कहीं बैंकों, लोग नॉट आरबीआई सॉरी, लोग बैंकों से कम उधार लेंगे और जिसका कहीं ना कहीं लॉस होगा। किसको होगा? बैंकों को, क्योंकि उससे उधार लेना लोग बंद कर देंगे, लोन लेना क्या करेंगे? बंद कर देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं होगा लॉस। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या करेगा? मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगा। बिल्कुल करेगा। आप एक बात बताओ, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ कैसे रिड्यूस करेगा? ये देखिए, सीआरआर 3% है। सीआरआर कितना है? 3% है। मान लो बैंक के पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 2 2 4 और 1 5। हाँ, मान लो बैंक के पास कितना पैसा है? 1 लाख रुपए है। तो मतलब कि वो किस आरबीआई को 3% कितना देगा? 3000 रुपए। ठीक है, किसके रूप में? सीआरआर के रूप में। मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपए है तो वो आरबीआई को, बैंक का सीआरआर कितना चल रहा है? 3%, तो वो 3% 3000 रुपए किसको दे देगा? आरबीआई को। लेकिन वहीं अगर ये 3 की जगह 10% हो जाए तो क्या होगा?
अगर 3 की जगह इसके रेट बढ़ के कितने हो जाए 10%, तो अब इसे 10,000 रुपए देने हैं आरबीआई को। कितना देना है 10,000 रुपए। तो इस समय पर क्या हुआ, ज्यादा पैसा गया आरबीआई के पास। स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा पैसा गया आरबीआई के पास, और इससे क्या होगा, इससे होगा बच्चे ये कि जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जाएगा तो कम पैसा किसके पास होगा, बैंक के पास। और बैंक नहीं किसी को लोन दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मनी सप्लाई तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास होगा तो मनी सप्लाई तो रुकेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है, कम पैसा है, और वो उस पैसे को दे नहीं पा रहे हैं किसी को। ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड पैसा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को रोक देगा। बिल्कुल, क्या लिखा है, सेम टाइम रिड्यूस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कम कर देगा। क्लियर है सभी को। चलो, तो ये था आरबीआई का कैश रिजर्व रेशो का टूल। आई होप सभी को क्लियर समझ में आया होगा। ओके बच्चे, चलिए। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा तुरंत डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देख लो बच्चे, नेक्स्ट क्या है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। सीआरआर होता क्या है बच्चे, इसके थोड़ा सा हम की पॉइंट देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले देखना, ये क्वेश्चन आया था आपके एसबीआई में मेंस में। अभी आपका जो एसबीआई क्लर्क का मेंस का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस पर आया था, तो क्वेश्चन आया था इस पर, आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में इस पर क्वेश्चन आया था। ओके, चलो देख लेते हैं क्या है। लिखा है सीआरआर इज मेंशन्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 के सबसेक्शन 1 में। ठीक है, सीआरआर इज मेंटेन्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के सबसेक्शन 1 में इसको क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है, लिखा है इट इज एप्लीकेबल ऑन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये किस पर एप्लीकेबल है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है हर वो बैंक फॉलो करता है किसको, सीआरआर को। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो सारे के बैंक सारे फॉलो करते हैं सीआरआर को। क्लियर है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इट हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। मतलब इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है, कितना भी कम भी हो सकता है सीआरआर, और कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है, कितना ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कितना कम भी हो सकता है सीआरआर, इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, और कितना ज्यादा हो सकता है सीआरआर, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। ठीक है ना, ना मिनिमम लिमिट है और ना ही मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई ऑन दिस टूल। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, नो इंटरेस्ट इज, देखो लाइन को फिर से पढ़ लीजिए तो आपके लिए समझना ज्यादा इजी होगा। लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई ऑन दिस टूल। इस टूल पर आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। क्लियर है, इस टूल पर आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। क्लियर है। अब कैसे, सुनिए, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना जो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं। मान लीजिए कि आप हैं जो बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, आप बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं, केवल और केवल इस कारण से ताकि, ओके, केवल और केवल इस कारण से डिपॉजिट करते हैं ताकि आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट दे, तो उससे आपको ब्याज मिलेगा, तो प्रॉफिट होगा। आप बैंकों में पैसा केवल और केवल इसलिए जमा करते ताकि ब्याज मिले। अगर ब्याज नहीं मिलेगा, आपका पैसा पे कुछ प्रॉफिट ना मिले, तो क्या मतलब, इससे अच्छा घर पे ही रखो, राइट। उसी तरह से हम ये सोचते हैं, बट वही बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर बैंक भी तो वही करता है, सीआरआर को पैसे, सीआरआर के थ्रू पैसा किसके पास जमा करता है, आरबीआई के पास। बट यहाँ पर कहानी कहाँ पर पलटी, देखना, आरबीआई जो है वो सीआरआर में जो भी पैसा बैंक आरबीआई को देता है, आरबीआई उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देती। ठीक है, सीआरआर के रूप में बैंक आरबीआई को जो भी पैसा देता है, आरबीआई उस पैसे पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था, इस लाइन का मतलब ये था। एक और बता दूं, इट हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। इसका एग्जाम्पल दे देती हूं, बड़ा ही शानदार सा एग्जाम्पल है मेरे सामने। आप सभी को याद होगा 8 नवंबर की वो रात जब मोदी जी ने कहा था, मित्रों
आज से 500, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। जब ये बात कही थी किसने? मोदी जी ने, आपको याद होगा, है ना। और ये भी कहा था उन्होंने, एक टाइम लिमिट बना दी थी कि इतने तारीख तक, कुछ लगभग शायद वो 15 दिसंबर तक की डेट थी, मुझे अब एग्जैक्टली वो डेट तो याद नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि इस डेट तक कोई भी व्यक्ति जाकर अपना पैसा बैंक में जमा करके रिटर्न में न्यू करेंसी ले सकता है। ऐसा कहा था ना कि जिनके पास भी 500 1000 के नोट हैं वो जाकर बकायदा बैंक में जमा करो और न्यू करेंसी आप ले सकते हो। बड़ी लाइनें भी लगी थी, क्लियर है, सभी को याद होगा, बहुत लाइनें लगी थी उस सिचुएशन में। तो देखो हुआ क्या था उस समय, उस दौरान, जिस समय पर ये कहानी हुई थी उस दौरान हुआ क्या था बच्चे, तो आपको बता दूं, उस समय पर आपका जो CRR था उसका रेट 100% था। यहां पर वही लिखा है ना, नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम लिमिट, तो उस समय पर मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। CRR उस समय पर कितना था? 100%। अब आपको पता होगा CRR का रूल क्या है, बैंकों के पास जो डिपॉजिट है उसका कुछ प्रतिशत RBI के पास रखना है, यही CRR का रूल है, राइट। तो जब इस समय पर CRR 100% था तो 100% क्यों रखा गया? क्योंकि इस समय बैंकों के पास जो भी नोट्स जाते थे वो या तो 500 के होते थे या 1000, क्योंकि सब एक्सचेंज करने ही जाते थे। वरना जिनके पास पहले से पैसा था वो तो रखे रहे कि भाई अच्छा हुआ हमारे पास पहले से 500 1000 के नोट नहीं थे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती बाहर चलने में, कहीं जाने में, इस टाइप का कुछ। हाँ, तो देखो अब इस समय पर जितने भी बैंकों के पास जो भी पैसा गया वो केवल और केवल या तो 500 रुपए का नोट था या 1000 का नोट था, या तो 500 का या तो 1000 का। तो ये सारे के सारे नोट वापस तो मार्केट में आते नहीं क्योंकि बंद हो गए थे। तो सिचुएशन में ये जो पूरे नोट थे ये सारे के सारे RBI ने कहा हमें दो। RBI ने कहा, क्या कहा? सारे के सारे नोट हमें दीजिए। और इसी वजह से उस वक्त जो CRR था आपका वो कितना था? 100%। उस समय पर CRR 100% था। उसका रीजन केवल और केवल यही था। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट अब नहीं होगा, और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट आपका आता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट आपका क्या होता है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। तो इस स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो में भी मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। क्लियर है सभी को? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो में भी मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। और आई होप आप सभी तैयार होंगे मेरी कहानी सुनने के लिए। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। क्लियर है? चलो, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम सब बचपन में छोटे हुआ करते थे, हमारे रिलेटिव हमें कुछ पैसा देकर जाते थे, तो उस पैसे को क्या किया जाता था कि उस पैसे को हमारे पेरेंट्स रख लेते थे ताकि हम उसका मिसयूज ना करें। बट कई ऐसे भी बच्चे होते थे जो मतलब हाथ में पैसा पकड़े पकड़े सो जाते थे, लेकिन घर पर किसी को पैसा नहीं देते थे। ऐसे बड़े महानुभाव थे, हालांकि हम उनमें से नहीं थे, बट ऐसे बहुत सारे महानुभाव थे, राइट, कि उनको क्या कहते हैं, अगर उनको कोई रिलेटिव बच्चे ऐसे होते थे कि कोई रिलेटिव उनको पैसा देकर जाए तो वो उस पैसे को पकड़े पकड़े आंख मूंद कर सो जाएंगे, बट पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी पेरेंट्स ने उनका भी इलाज रखा था, क्योंकि भाई वो तो पेरेंट्स है, वो बच्चे नहीं है, वो पेरेंट्स है, तो उनको ज्यादा पता है बच्चों से। तो उनका भी इलाज था पेरेंट्स के पास। इलाज क्या था कि वो इनको एक गुल्लक ला कर दे देते थे कि बेटा अगर आपको हमें पैसे नहीं देने कोई बात नहीं, ये है गुल्लक, इसमें पैसा रखो, ठीक है, जो भी आपका पैसा जमा होता है आप इसमें रखो, जरूरत पड़े तो गुल्लक फोड़ो, यूज करो अपनी, ठीक है ना। ये चीजें कही गई थी। क्लियर है सभी को? ये चीजें कही गई थी। अब आगे देखो क्या है। इसी तरह से जो बैंक है, बैंक को भी RBI ने एक गुल्लक दे रखी है। इसी तरह से जो बैंक है, तो बैंक को भी RBI ने क्या दे रखा है? एक गुल्लक दे रखी है। लेकिन नॉर्मली हमारे पेरेंट्स जो होते थे वो हमें एक गुल्लक देते थे, लेकिन RBI जो है वो बैंकों को उसने 3 गुल्लक दी हैं, जिसका नाम है, पहला है कैश, ठीक है, जिसका पहला नाम है कैश, दूसरा नाम है गोल्ड मतलब कि सोना,
और तीसरा नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो 3 गुल्लक जो हैं इसमें से एक का नाम है कैश, एक का गोल्ड, एक का गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन ये यहाँ पर बैंक वो बच्चा नहीं है जो पकड़ के पैसा सो जाता था। यहाँ पर बैंक ने आरबीआई कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट वाला पेरेंट्स हो गया, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया। तो आरबीआई ने बोला बेटा तुम्हें, मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे ही सीआरआर के अंतर्गत, लेकिन तुम्हें अपने पास जो मैं तुम्हें गुल्लक दे रहा हूं इन तीनों फॉर्म में, उस गुल्लक में भी तुम्हें पैसा रखना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? क्या कहा? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पैसा रखना ही पड़ेगा। तो देखो वो जो 3 गुल्लक दी, वो पहली थी कैश, मतलब या तो तुम कैश के रूप में पैसा रखो अपने पास, खुद के पास, मतलब आपका जो एनडीटीएल है उसका कुछ प्रतिशत खुद के पास रखिए, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा गोल्ड के रूप में रखो खुद के पास, या फिर तीसरा कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तीनों में से जिस फॉर्म में भी रखना हो तो रखो। तो बैंक इनमें ज्यादातर जिस फॉर्म में पैसा अपने पास रखता है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जिस फॉर्म में ज्यादातर बैंक अपने पास पैसा रखता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उसका रीजन क्या है ये बता दूं आपको, ठीक है। आपने एफडी सुना होगा। एफडी में क्या होता है, आप एक पैसा जमा करते हो एफडी में जाके, एक लिमिट में आप पैसा जमा करते हो एफडी में जाके, और उसके बाद उस पैसे पर क्या मिलता है? ब्याज। उस पैसे पर बच्चे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना। और वो भी किसकी? ऐसा नहीं कि कल मिलेगा परसों मिलेगा ब्याज, एक टाइम लिमिट होती है कि इतने दिन में आपकी एफडी पूरी होगी। एफडी मिनिमम 7 डेज की, मैक्सिमम 10 ईयर की होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में जिस दिन एनडीटीएल पढ़ाया था उसी दिन ये चीज बताई थी, ठीक है। तो वो कहती, अब देखो मान लीजिए मैंने 2 महीने की एफडी करवाई, तो 2 महीने जैसे ही होंगे, 2 महीने तक मेरा पैसा भी सेव रखा है, जैसा मैंने जमा किया था एज इट इज वैसा ही रखा है, और 2 महीने बाद मुझे उस पर कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मतलब एक साथ मेरे 2 फायदे, एक तीर से 2 निशाने जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहानी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी बच्चे टाइम होता है, एक टाइम फिक्स होता है कि मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, इस टाइप का। तो मान लो जब कोई बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद के वो एज अ एसएलआर उसको मेंशन करते हैं, जब कोई बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद के उसे एज अ एसएलआर मेंशन करता है, तो उस सिचुएशन में वो डेली आरबीआई को ये भी दिखाता है कि देखो मेरा एसएलआर मेंटेन है। वो डेली आरबीआई को ये भी बताता है कि देखो मेरा एसएलआर मेंटेन है। और मान लो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30 दिन में मैच्योर होगी, या 2 महीने में, या 6 महीने में, तो मान लो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 6 मंथ में क्या होती है? मैच्योर होती है। तो 6 मंथ बाद वो क्या कर सकता है? पैसे भी मिलेंगे उसको, इससे इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब क्या होगा, उसने इतने 6 महीने तक आरबीआई को ये भी दिखा दिया कि देखो मेरा एसएलआर मेंटेन है, और उसके बाद 6 महीने बाद उसको प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि उस पर उसको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। इसी वजह से ज्यादातर बैंक इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही अपने एसएलआर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसी वजह से ज्यादातर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ही एसएलआर को मेंटेन करते हैं। क्लियर है सभी को? आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है अपार्ट फ्रॉम सीआरआर बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विड असेट्स। मतलब सीआरआर को छोड़कर भारत में जो बैंक हैं उनको लिक्विड असेट्स भी मेंटेन करनी पड़ती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसके रूप में मेंटेन करना पड़ता है? गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। यहां पर ये बताया, ठीक है। The increase and decrease in SLR plays an important role in influencing the availability of funds. बिल्कुल, loans with the banks. ओके, क्या लिखा है कि SLR का बढ़ना और घटना, SLR का बढ़ना और घटना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? लोन देने में, लोन लेने में, क्योंकि जितना ज्यादा एसएलआर होगा उतना ज्यादा बैंकों को खुद के पास रखना पड़ेगा पैसा, और ये पैसा ये इतनी आसानी से यूज करने की परमिशन इनको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी, देखो जितना ज्यादा एसएलआर बढ़ेगा उतनी कम अवेलेबिलिटी बैंकों के पास होगी पैसे की, और जितने कम पैसे बैंक के पास होंगे उतना ही कम वो लोगों को लोन दे पाएंगे, उतना ही कम लोगों को फंड मिलेगा, उतना ही कम फिर बिजनेस स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीजें हैं।
आगे, इट इज मेनली नेसेसरी टू कीप ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ आरबीआई। चलो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, इसको देख लो। ये लाइन जो है एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लो कि यहां पर ना सिर्फ देखो उसमें क्या था, उसमें केवल कमर्शियल बैंक को ही सीआरआर मेंटेन करना पड़ता था, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कमर्शियल बैंक के साथ साथ सारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी, वित्तीय संस्थान, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, शेयर मार्केट हो, इन सबको भी आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ेगा एसएलआर के रूप में। ठीक है, तो वो केवल और केवल कमर्शियल बैंकों के लिए था, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए, बल्कि लेकिन ये वित्तीय संस्थानों के लिए भी है। क्लियर है? चलो अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो बच्चे इसका पहला की पॉइंट्स क्या है कि सीआरआर इज मेंशन, ये क्या है भाई, एक सेकेंड, चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स है, देखिएगा की पॉइंट्स क्या है। लिखा है अपार्ट फ्रॉम सीआरआर, सीआरआर को छोड़ के बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड। अच्छा ये चीज हम बता चुके हैं, आगे देखो इसके की पॉइंट्स हैं। इट इज मेंशन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। अब देखो क्या था, सीआरआर जो था उसका सेक्शन था 42, एसएलआर का सेक्शन है 24, मतलब पलट दिया जाएगा, सीआरआर का 42, एसएलआर का 24। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, इट इज अ मेंशन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन, वो आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन था, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन किया गया है। आगे, इट इज द एप्लीकेबल ऑन ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको पहले ही बता दिया। आगे, इट हैज नो मिनिमम लिमिट बट हैज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 40% ऑफ एनडीटीएल। ये मिनिमम लिमिट तो इसकी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम आप कितना 40% अपने एनडीटीएल का एसएलआर के रूप में रख सकते हैं। मिनिमम तो कुछ नहीं है बट मैक्सिमम 40% आप रख सकते हैं एसएलआर के रूप में अपने पास। नेक्स्ट है, इन दिस लिमिट इंक्लूड कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बिल्कुल, इस लिमिट में क्या क्या इंक्लूड है, तो कैश भी इंक्लूड है, गोल्ड भी इंक्लूड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर है? अब देखो यहां पर मैंने नोट मेंशन करके क्या लिखा है, लिखा है एवरी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर ऑन डेली बेसिस। बिल्कुल, ये चीज बच्चे याद रखना, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि सीआरआर और एसएलआर ऐसा नहीं महीने में एक बार ही मेंटेन किया जाता है, डेली एक बैंक सीआरआर के रूप में आरबीआई को पैसा देता है, डेली एक बैंक एसएलआर के रूप में खुद के पास पैसा रखता है, और ये डेली रिपोर्ट किसको, आरबीआई को जाती है। और अगर इसमें जरा सी भी यहाँ वहां चीजें हुई तो आरबीआई ठोकता है पेनाल्टी, और वो भी जम के पेनाल्टी लगाता है। आरबीआई की पेनाल्टी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। क्लियर है आप सभी को? सो बच्चे बिल्कुल अब टाइम भी हो चुका है, एंड आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। आप इतना सहयोग बनाए उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को जारी रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।